हेलो हेलो। हाँ तो कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आपको पता है हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन मैंने शुरू किया है ना। तो हम जो कि 10वां चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसको हम बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले रिवाइज कराते हैं 5 से 10 मिनट। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने नहीं पढ़ा है पिछला वीडियो तो उसको बहुत अच्छे से समझ के तब यहाँ आइए। अब रेगुलर वाइज क्लास चल रहा है तो मैं ये वादा करता हूँ कि केमिस्ट्री का एक एक पार्ट अच्छे से ख़त्म होगा, एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। लेकिन आप ये वादा करें कि एक एक वीडियो जो मैं डालूंगा उसकी कद्र होगी, उसको आप देखेंगे, अच्छे से समझेंगे तो ठीक है। तो जैसे कि देखिए, मेरे सिर में आज थोड़ा सा दर्द है, फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। पता नहीं शाम से शुरू हुआ और है, लेकिन मैं शूट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, मैं इतना बना दूंगा, अभी फ्रेश हो जाएगा मूड। ठीक है, तो चलिए देखती है। सबसे पहला मतलब उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, और तुम्हारे बुक से, कहने का मतलब आपकी बुक से 10वां चैप्टर है हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन। सबसे पहले देखिए क्या क्या था, ध्यान से यहाँ पे एक बार देख लीजिए। ठीक है, परिचय, ध्यान से देखिए। परिचय जो कि हेलो एल्किन तथा हेलो एरिन का परिचय। फिर दूसरे नंबर पे जो है वर्गीकरण। इतनी बार बता देंगे ना कि दिमाग से कभी जीवन भर नहीं निकल पाएगा जितना हम पढ़ा रहे हैं, ये वादा है। ठीक है, वर्गीकरण। फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? फिर उसके बाद हमने जो कल आपको बताया था, वर्गीकरण के बाद हमने किया था विरचन। नहीं, विरचन तो चौथे नंबर पे कर दिया था ना, जो कल मैंने करेक्शन करके बताया था। इसमें मैंने क्या कहा था भाई? नामकरण। ठीक है, क्या था? नामकरण। किसका नामकरण? हेलो एल्केन का नामकरण, जो कि मैंने बताया था। फिर उसके बाद क्या आएगा? विरचन। ठीक है, जो कि आज चलेगा। विरचन, विरचन या फिर निर्माण। ठीक है, इसी को निर्माण चाहे कहिए चाहे विरचन कहिए, आज हमें यही टॉपिक जानना है। फिर उसके बाद जो टॉपिक होगा हम उसको बताते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमने हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन के बारे में बताया। तो हेलो एल्केन क्या है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए। जब हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक जैसी संरचना में से, ठीक है, मैं आशा कर रहा हूँ दिख रहा होगा, चलिए थोड़ा सा नज़दीक कर देते हैं। ठीक है, टकाटक, ये देखिए। चलिए अब देखिए, जब हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक जैसी संरचना में से एक या एक से अधिक, चाहे एक, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन है आपका, यच 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 यच। ठीक है, और कैसी संरचना है? एलिफैटिक। ठीक है, एलिफैटिक जैसी संरचना है। इसमें से चाहे एक हाइड्रोजन निकाले चाहे एक से अधिक, कहने का मतलब एक चाहे हाइड्रोजन निकाल दे, चाहे उससे अधिक हाइड्रोजन हम बाहर निकाल के फेंक दें। फिर उसके स्थान पे हमारा चाहे चाहे जो हाइलाइड आके जुड़ जाए, कहने का मतलब इसमें में से चाहे जितना हाइड्रोजन निकाल के इसमें हाइलाइड मतलब हाइड्रोजन समूह जुड़ जाता है, या हाइड्रोजन समूह एफ, बी आर और सी एल, ये सब हैं, ये सब अगर जुड़ जाएंगे, चाहे एक निकाले चाहे एक से अधिक इसको बाहर निकाल के फेंक दें, उसके स्थान पे जुड़ जाए हमारा क्या? हाइड्रोजन समूह जुड़ जाए, तो वही क्या होता है? हमारा हेलो एल्केन होता है। ठीक है, जैसे कि हमने ये लिखा है, जब हाइड्रोकार्बन के एलिफैटिक जैसी संरचना में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित, हाइड्रोजन के द्वारा प्रतिस्थापित, यानी हाइड्रोजन कहता है भाई तुम तो मैं तुम्हारे स्थान पे आ रहा हूँ। किसको? हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कहता है। हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक है, ये आपका हेलो एल्केन। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल है, CH4 है, CH4 में से एक हाइड्रोजन हमारा निकल गया, देखिए -1 हाइड्रोजन, तो बचेगा कितना? CH3। तो CH3 यहाँ लिखा, और प्लस Cl, और प्लस Cl यहाँ जुड़ गया आके, तो क्या हुआ? CH3 और Cl, CH3 Cl। ठीक है, फिर यहाँ से और क्या कर सकते हैं? फिर हम हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, तो एक हाइड्रोजन फिर निकालेंगे तो यहाँ पे CH2 बचेगा, H2 बचेगा, और Cl2 यहाँ आके पता चल जाएगा ना। इसी प्रकार और भी निकाल सकते हैं आगे, चाहे जब तक पूरा ना निकल जाए तब तक आप निकाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए अब हेलो एरिन देखते हैं। जब
हाइड्रोकार्बन के मतलब एरोमेटिक, यहाँ पे एलिफैटिक था, यहाँ एरोमेटिक जैसे संरचना में से एक या एक से एरोमेटिक यानी बेंजीन जैसे प्रकार से कुछ इस प्रकार से, और सब में एक यच सब जगह यच होता है ना, मैंने ये बताया है भाई साहब, सब जगह यच होता है। इसी में से चाहे एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को बाहर निकाल के फेंक दें और क्या जुड़ जाए, आके आपका एक्स ग्रुप इसी जो निकाला रहे उसमें जुड़ जाए, तो आपका क्या कहलाता है, हेरो एरीन कहलाता है। इसको एरोमेटिक जैसी संरचना कहते हैं, ठीक है। यही आपका देखिए ये बेंजीन जैसी संरचना है। देखिए बेंजीन में क्या होता है, सी जो होता है वो 6 होता है, सी जो होता है वो 6 होता है, एच जो होता है वो भी 6 होता है। तो इसी एच की संख्या घटेगी, सी वही रहेगा। देखिए C6 H5 H4 और Cl जुड़ा Cl2 जुड़ा, ठीक है। यही आपका क्या कहलाएगा, मतलब हेलो एरीन या हेलो बेंजीन कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन का वर्गीकरण हम करेंगे। तो वर्गीकरण का हमने 2 भाग बनाया, क्या, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे और कार्बन की संकड़ के आधार पे, ठीक है। एक हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या किया और एक कार्बन की संकड़ के आधार पे। तो यहाँ पे हम आगे अब देखते हैं, नेक्स्ट रिवाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ध्यान से देखना है। यहाँ पे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे मोनोहाइलाइड, यानी जब एक हाइड्रोजन को निकाल कर, देखिए एक हाइड्रोजन को निकालकर एक हाइड्रोजन आके जुड़ता है, एक हाइड्रोजन को निकालकर एक हाइड्रोजन आके जुड़ता है, तब उसको क्या बोलते हैं, इसको निकाला जा रहा है, इसको जोड़ा जा रहा है, एक जुड़ता है तो उसको बोलते हैं मोनो, ठीक है। तो ये मोनोहाइलाइड होता है, मोनोहाइलाइड। और डाई, जब 2 हाइड्रोजन को निकाल के 2 हाइड्रोजन जुड़ता है, 2 हाइड्रोजन को निकालकर 2 हाइड्रोजन जुड़ता है, ये हाइड्रोजन है और इसको जोड़ा जा रहा है, क्या कर जा रहा है, जोड़ा जा रहा है और इसको निकाला जा रहा है। हाइड्रोजन को निकालकर 2 हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, डाई हाइलाइड, है ना। डाई हाइलाइड के 2 प्रकार हैं। अगर अब बगल बगल कार्बन है, कहने का मतलब यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, हाइड्रोजन सब जगह लटके हुए हैं, ठीक है। अगर एक हाइड्रोजन यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ, दो हाइड्रोजन निकला ना, डाई बोलेंगे। लेकिन जब अलग अलग कार्बन से 2 हाइड्रोजन निकल के जुड़ते हैं यहाँ पे, तो उसको बोलते हैं क्या, एथिलीडीन, अरे एथिलीन, ठीक है। एथिलीन डाई हैलाइड या फिर बिस्नल या बिस डाई हैलाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बिस्नल या डी। जब यहाँ पे एक ही कार्बन पे 2 हाइलाइड समूह जुड़े हों, एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन समूह जुड़े हों, तो उसको बोलते हैं एथिलीडीन या फिर मतलब एथिलीडीन डाई हैलाइड या फिर जेमिनल या जैम डाई हैलाइड, ठीक है। अब ट्राई क्या होता है, जब 3 हाइड्रोजन समूह जुड़ते हैं, यहाँ पे देखिए ट्राई क्या होता है, जब 3 हाइड्रोजन समूह एक ही साथ जुड़ जाते हैं एक कार्बन पे, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्राई हेलो एल्कीन या टाई हेलो एरीन भी बोल सकते हैं। एरीन का जब रिंग जैसी संरचना, सभी में एरीन हो सकता है, जब रिंग जैसी संरचना में से 3 हाइड्रोजन समूह निकाल के 3 हाइड्रोजन समूह जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाए, हाइड्रोजन को निकाल के हाइड्रोजन समूह जुड़ जाते हैं, वहाँ ट्राई। और पॉली में क्या होगा भाई साहब, पॉली में जब चारों निकल जाएंगे और 4 के स्थान पे हाइड्रोजन आ जाएगा या उससे अधिक होंगे, जैसे यहाँ पे 5 होगा एरीन में, ठीक है। यहाँ पे एक सिंगल, एक डबल, एक सिंगल, कुछ इस प्रकार से बेंजीन बनता है ना। तो इसमें कुछ इस प्रकार से होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, पॉलीहेलोएल्केन। चलिए आगे देखते हैं। अब पहला ये हो गया हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पे। अब क्या होगा, कार्बन संकड़ के आधार पे, ठीक है। कार्बन पर संकड़ के आधार पे, तो हमने बताया था sp3 sp2 sp संकड़ क्या होता है। जब मतलब कहने का मतलब एक सिग्मा व 0 पाई, यानी कहने का मतलब उसमें क्या मिलेंगे, यानी जब एक बॉन्ड होगा, ऐसे समझिए, जब सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच एक बॉन्ड होगा तो sp3 होगा, और 2 बॉन्ड होगा तो sp2 होगा, और जब 3 बॉन्ड होगा तो sp संकड़ होगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से समझिए। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से इसको sp3 संकड़ के आधार पे 3 भागों में बांटा गया है, एल्किल हाइलाइड या फिर हेलोएरीन। तो एल्किल हाइलाइड तथा एरिल हाइलाइड, फिर बेंजाइलिक हाइलाइड। एल्किल हाइलाइड देखिए, एल्किल हाइलाइड क्या है, देखिए एक बॉन्ड है, इसके बीच जो कार्बन है इसमें एक बॉन्ड ये 2 बॉन्ड है, प्लस ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे तो एक ही बॉन्ड है, तो sp3 संकड़ होगा। तो sp3 संकड़, जब कोई हाइलाइड जुड़ा हो जिस कार्बन से, वो sp3 संकड़ हो, तो उसको बोलते हैं एल्किल हाइलाइड या फिर हेलोएल्केन, ठीक है। एल्किल हाइलाइड या फिर हेलोएल्केन। अब एलिलिक हाइलाइड क्या होता है, एलिलिक हाइलाइड सेम देखिए, मतलब कहने का मतलब देखिए, इसमें जो है 3 भाग में कर सकते हैं। 3 भाग क्या, जैसे अगर जिस कार्बन से कनेक्ट हो sp3 संकड़ हो, लेकिन वो एक कार्बन से कनेक्ट हो, तो 1 डिग्री यानी प्राथमिक हेलोएल्केन। और अगर ये कनेक्ट हो sp3 संकड़ से और वो 2 कार्बन से कनेक्ट हो, तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री हेलोएल्केन। अगर ये कनेक्ट हो जिस हाइड्रोजन से, वो 3 डिग्री से कनेक्ट हो, तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री, मतलब तृतीयक एल्कोहल, ठीक है।
तृतीयक एल्कोहल, ठीक है। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या होगा, एलिलिक हाइलाइड, ठीक है। एलिलिक हाइलाइड क्या होता है, एलिलिक हाइलाइड यानी sp3 का दूसरा भाग, sp3 का दूसरा भाग, वो पहला भाग था एल्किल हाइलाइड, जिसमें एल्किल हाइलाइड में हमने जाना जब हाइड्रोजन समूह किसी से कनेक्ट हो तो वो हाइड्रोजन समूह डायरेक्ट जिस कार्बन से कनेक्ट हो वो sp3 कार्बन हो तो उसको एल्किल हाइलाइड। अब एलिलिक हाइलाइड क्या होता है, यानी ये sp3 से संकरित हो लेकिन इसके बगल वाला, जस्ट इसके बगल वाला जो हो वो sp2 हो तो इसको बोलते हैं एलिलिक हाइलाइड, ठीक है। बेंजाइलिक हाइलाइड जिससे ये कनेक्ट हो sp3 हो लेकिन उसके बाद डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट हो तो बेंजाइलिक हाइलाइड। अब sp2 संकरण कार्बन के आधार पर तो इसको दो भागों में बांटा गया है, पहला क्या बिनाइलिक हाइलाइड और दूसरा फेरिल या हेलो एरिन या फिर एरिल हाइलाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो बिनाइलिक हाइलाइड क्या होता है, जिस प्रकार उसमें जाना था किसमें, sp3 में, कि हाइड्रोजन संख्या जिससे कनेक्ट होता है वो sp3 होता है लेकिन इसमें डायरेक्ट ये sp2 संकरण होगा। sp2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड तो sp2 दोनों sp2 हैं तो sp2 संकरित जब होगा तो उसको बोलेंगे जिस कार्बन से हाइड्रोजन कनेक्ट हो वो sp2 संकरण हो तो उसको बिनाइलिक हाइलाइड। फेरिल या एरिल हाइलाइड, फेरिल या हेलिल हाइलाइड जब डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट हो हाइड्रोजन समूह तो उसको बोलते हैं फेरिल या एरिल हाइलाइड। देखिए डायरेक्ट बेंजीन से कनेक्ट होता है तो उसको बोलते हैं फेरिल या एरिल हाइलाइड। अब देखिए तीसरा प्रकार sp संकरण के आधार पर, है ना, sp3 sp2 sp संकरण के आधार पे। sp संकरण के आधार पे क्या होता है, जब हाइड्रोजन समूह डायरेक्ट कार्बन से कनेक्ट हो और वो कार्बन जिस मतलब sp संकरण हो तो उसको बोलते हैं sp संकरित कार्बन, है ना, समझ में आया। अब हम आते हैं नामकरण पे जो कि कल मैंने पढ़ाया था, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया था, इसको डायरेक्ट मैं इसे समझा रहा हूँ, अब ध्यान से समझना है। ये हेलो एल्कीन का नामकरण, हेलो एल्केनों का नामकरण जो है हम दो प्रकार से कर सकते हैं भाई साहब। कितने प्रकार से, दो प्रकार से, एक तो निरर्थक या सामान्य नामकरण, दूसरा IUPAC नामकरण, है ना, IUPAC नामकरण। तो निरर्थक या सामान्य नामकरण जानते हैं क्या होता है, सामान्य पद्धति में हेलो एल्केने को एल्किल हाइलाइड कहते हैं, यानी इसमें जो सामान्य पद्धति होता है हेलो एल्केन को एल्किल हाइलाइड, जैसे कि मैंने बताया था, एक तो होता है हेलो एल्केन, एक तो होता है एल्किल हाइलाइड, और ये जो हमारा है ये ध्यान से देखिए हेलो एल्केन जो है ये IUPAC नामकरण है और ये जो है एल्किल हाइलाइड इसको बोलते हैं सामान्य नामकरण, है ना। IUPAC नामकरण में हेलो एल्केन बोला जाता है जबकि सामान्य नामकरण में एल्किल हाइलाइड बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे समझिए, देखिए यहाँ पे लिखा है सामान्य पद्धति में हेलो एल्केन को एल्किल हाइलाइड कहते हैं, इसके नाम संगत एल्किल समूह के नाम से पढ़ते हैं, यानी कहने का मतलब हाइलाइड, है ना, इसमें एल्किल समूह, यानी कहने का मतलब उसमें एल्किल समूह जुड़ा रहेगा वही आपका नाम पड़ेगा, साथ ही हाइलाइड शब्द लिखे जाते हैं, यानी कहने का मतलब है हाइलाइड शब्द लिखे जाते हैं। हाइलाइड क्या होता है, हैला मतलब हाइलोजन, यानी हाइलोजन अगर सी रहेगा तो इड जोड़ देंगे, यानी क्लोराइड। देखिए यहाँ पे अगर सी रहेगा तो क्लोराइड, अगर यफ रहेगा तो क्या होगा, फ्लोराइड ना, फ्लोराइड, और अगर आई होगा तो आयोडाइड। देखिए ईडी जुड़ेगा, कहने का मतलब ईडी, है ना, ईडी जुड़ेगा उसको बोलेंगे आइड, यानी कहने का मतलब देखिए हाइलाइड जुड़ेगा, अगर क्लोराइड रहेगा क्लोराइड, अगर ब्रोमाइड रहेगा तो ब्रोमाइड, अगर आयोडाइड रहेगा तो आयोडाइड शब्द लिखे जाते हैं, इस प्रकार से लिखे जाते हैं। समान नाम को सदैव दो अलग अलग भागों में लिखे जाते हैं, समान नाम को हमेशा जो है दो अलग अलग भागों में, जैसे देखिए ये क्या है, मेथिल क्लोराइड, देखिए दो अलग अलग, एक तो मेथिल एक तो क्लोराइड, ये समान नाम का तरीका है लिखने का, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये अलग एथिल ब्रोमाइड, इसको बताए थे एथिल ब्रोमाइड कैसे होता है पिछला वाला वीडियो में, ठीक है, इसको ध्यान से देखना था आपको, तो यहाँ पे हम सिर्फ रिवाइज करा रहे हैं, ठीक है, समझाएंगे नहीं। चलिए ठीक है, अगर समझना है तो देखिए CH3 होता है, इसको बोलते हैं मेथिल, क्या बोलते हैं, मेथिल, और CH3 और CH2 होता है कहीं, अगर इसको बोलते हैं एथिल, क्या बोलते हैं, एथिल। तो देखिए यहाँ पे CH3 CH2 इसको बोलेंगे एथिल, यानी एथिल है और ब्रोमाइड है तो एथिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ये मेथिल है यानी CH3 है, डायरेक्टली मेथिल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एथिल CH3 CH2 एथिल
आयोडाइड, है ना, इसको दिमाग में बैठाना है। अगर कहीं भी आपको CH3 और CH2 मिल जाए तो आप तुरंत जान जाइए वो आपका एथिल ग्रुप है, तो एथिल आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसको देखना है। विभिन्न प्रकार के एल्किल समूहों के लिए पूर्वलग्न, पूर्वलग्न यानी पहले नाम के पहले जो लगे जाते हैं, समान नाम पढ़ रहे हैं, समान नाम में जो पहले लगता है उसके बारे में हमें जानना है भाई साहब। यहाँ पे देखिए समान पद्धति में विभिन्न प्रकार के एल्किल समूहों का वर्णन प्रायः यन यानी नॉर्मल, आइसो यानी आइसो नॉर्मल या फिर आइसो का प्रयोग होता है। आइसो या फिर नॉर्मल यानी यन से लिखा जाता है, ठीक है। नॉर्मल यानी यन से लिखा जाता है, आइसो लिखा जाता है या फिर नियो लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? नियो लिखा जाता है। कब कब लिखा जाता है? देखिए 3 प्रकार से लिखे जाते हैं। इसमें पूर्वलग्न यानी पहले जो नाम के पहले जो लगते हैं, या तो आइसो लगाएंगे, या तो नियो लगाएंगे, या तो नॉर्मल लगाएंगे। नॉर्मल कब लगाएंगे, आइसो कब लगाएंगे, नियो कब लगाएंगे, ये हमें जानना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए पूर्वलग्न यानी प्रीफिक्स यन, पूर्वलग्न का अर्थ है सामान्य, यानी देखिए यन यानी नॉर्मल यानी सामान्य व्यक्ति। कहेंगे नहीं वो नॉर्मल व्यक्ति है भाई साहब, वो सामान्य व्यक्ति है। इसका उपयोग कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला में युक्त एल्किल हाइलाइड के लिए किया जाता है, एल्किल समूह के लिए किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है भाई साहब, इसमें जब आपका डायरेक्ट सीधा होगा, जब एल्किल समूह जो होगा, इसको एल्किल समूह ही तो बोलेंगे, है ना। जो एल्किल समूह ये डायरेक्ट सीधी श्रृंखला में हो तो वहाँ यन का प्रयोग होगा। देखिए यन प्रोपिल, और इसको एत मेथ प्रोप, इसको क्या बोलेंगे? प्रोप तो बोला जाता है, प्रोप, लेकिन इसको हो जाएगा प्रोपिल हाइलाइड। यक्स जुड़ा है तो हाइलाइड बोलेंगे, ठीक है। कल इसको बताए थे विधिवत तरीके से। CH3 CH2 और CH2 और Br, इसको बोलेंगे 1 2 3 तीन के लिए क्या बोलेंगे? प्रोपिल, मैंने बोला था प्रोपिल। और यन लगेगा, यन प्रोपिल, Br लगा है तो ब्रोमाइड, यन प्रोपिल ब्रोमाइड, क्योंकि सीधी श्रृंखला है, सीधी श्रृंखला के लिए यन का प्रयोग किया जाता है, पूर्वलग्न का प्रयोग किया जाता है। और पूर्वलग्न जो होता है वो हमारा नाम के पहले लगने वाला, तो नाम के पहले हमारा क्या लगेगा? यन लगेगा, यही होता है हमारा पूर्वलग्न। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूट प्रयोग होता है, तो ये हो जाएगा यन ब्यूटिल, यहाँ पे देखिए यन ब्यूटिल हाइलाइड हो जाएगा। अगर यक्स रहेगा तो हाइलाइड हो जाएगा, अगर क्लोरो रहेगा क्लोराइड हो जाएगा, अगर फ्लोरीन रहेगा फ्लोराइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 है तो यन ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, ब्यूटिल क्लोराइड। इसमें ब्यूटिल हो जाता है, प्रोपिल हो जाता है, और क्या होता है? पेंटिल हो जाता है, हेक्सिल हो जाता है, सिल लग जाता है, यानी ई की मात्रा लग जाती है यहाँ पे, ठीक है। IUPAC इससे बहुत अलग है और ये बहुत अलग है। और इसमें देखिए अब 2 हमने पढ़ा, पहला मतलब एक पढ़ा। नॉर्मल कब लगता है? जब सीधी श्रृंखला हो, नॉर्मल में हो, तो हम नॉर्मल का प्रयोग करते हैं। अगर हमारा अब आइसो का प्रयोग आता है, आइसो का प्रयोग कब करते हैं? अभी नियो का प्रयोग। बस 3 ही रूल जानना है, 3 रूल जानना है। पहला क्या है? नॉर्मल के लिए यन, जब सीधी श्रृंखला हो, ठीक है। और दूसरा क्या है? आइसो में क्या होता है? जब एक मेथिल लगा हो, अंतिम वाले श्रृंखला में एक मेथिल लगा हो और जिस कार्बन से कनेक्ट हो, तो उसको आइसो। और जब 2 मेथिल ऊपर नीचे लगे हो भाई साहब, तो उसको बोलते हैं नियो। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, है ना। देखिए पूर्वलग्न आइसो, प्रीफिक्स आइसो का पूर्वलग्न का प्रयोग उस एल्किल समूह के लिए किया जाता है जिसमें श्रृंखला के अंत में CH3 शाखा विद्यमान होता है। यानी मान लो, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये श्रृंखला का अंत है और श्रृंखला के अंत में CH3 समूह जुड़ा है, और ये क्या है? एल्किल समूह, मतलब ये हाइलाइट जिससे जुड़ा है वो हाइलाइट समूह देखिए यहाँ पे जुड़ा है। और इसके अंतिम में देखा जाए, अंतिम के पहला वाला चेक किया जाता है। देखिए अंतिम के पहला वाला यहाँ क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। जब मेथिल जुड़ा होगा तो इसको क्या बोलेंगे? आइसो। और 1 2 3 सभी कार्बन को काउंट करते हैं, 1 2 3 के लिए क्या? प्रोप होता है, तो यहाँ पे प्रोपिल हाइलाइड हो जाएगा। क्या होगा? प्रोपिल हाइलाइड, आइसो प्रोपिल हाइलाइड। अब यहाँ पे देखिए ब्रोमाइड है तो आइसो प्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 है, और अंत में यहाँ पे क्या जुड़ा है? मेथिल जुड़ा है। मेथिल के लिए क्या? आइसो ब्यूटिल हाइलाइड। 1 2 3 4 के लिए ब्यूट होता है, ब्यूटिल हो जाएगा, ब्यूटिल हाइलाइड। और यहाँ पे क्या? आइसो ब्यूटिल आयोडाइड, क्योंकि आई जुड़ा है तो आयोडाइड हो जाएगा, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा। अब देखिए इसके बाद हमारा आता है नियो।
ठीक है। पूर्वलग्न यानी नाम से पहले लगने वाला, पूर्वलग्न यानी प्रीफिक्स यानी नाम से पहले लगने वाला। इस पूर्वलग्न का उपयोग उस एल्किल समूहों के साथ किया जाता है जिसमें श्रृंखला के अंतिम सिरों पर 2 मेथिल लगे होते हैं, यानी ऊपर से भी नीचे से भी, ऊपर से भी नीचे से भी क्या लगे होते हैं, मेथिल लगे होते हैं, और श्रृंखला के अंत में लगे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, नियो। उसको क्या बोलते हैं, नियो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल दिया, ये कोई हाइड्रोजन समूह है जिससे जुड़ा है, उसके अंत में कोई लंबी श्रृंखला हो सकता है, अंत में आपको देखना है कि अगर CH3 तो दोनों ऊपर नीचे लगे हुए हैं तो उसको बोलेंगे मेथिल नियो बोलेंगे, नियो। और यहाँ पे देखिए इसका सबका काउंट करना है, 1 2 3 4, 4 है, 4 के लिए ब्यूट होता है तो ब्यूटिल, नियो ब्यूटिल हाइलाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रोमाइड, नियो ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको ध्यान देना है, यानी क्या क्या बात ध्यान देना है। अगर देखिए ध्यान से, नॉर्मल कब लगाना है, जब सीधी श्रृंखला हो, सीधी श्रृंखला हो तो नॉर्मल लगाना है, ठीक है, सीधी श्रृंखला हो। और आइसो कब लगाना है, आइसो कब लगाना है, जब आइसो तब लगाना है जब एक मेथिल समूह अंतिम में जुड़ा हो, यानी CH3 हो, फिर यहाँ पे C में क्या जुड़ा हो, एक मेथिल समूह जुड़ा हो। और नियो कब लगाना है, नियो कब लगाना है, नियो तब लगाना है जब 2 मेथिल समूह जुड़ा हो, ठीक है, 2 मेथिल समूह एक कार्बन के अंत में यहाँ पे जुड़ा हो, और इधर कहीं क्या ऐसे ऐसे जुड़ा हो कार्बन, यहाँ पे Cl हो, या फिर कुछ Br हो, कुछ भी हो, तो उसको बोलेंगे नियो, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर है। चलिए अब हम IUPAC नामकरण तो आपको पता है किस प्रकार से लिखा जाता है, ये आपका जादुई फार्मूला है, इसी प्रकार से IUPAC नामकरण यहाँ पे लिख दिया जाता है। यानी सबसे पहले श्रृंखला देखेंगे, लंबी श्रृंखला के बाद नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करने के बाद ये जादुई सूत्र लगा देंगे, है ना। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब हम इसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं। नामकरण जो मैंने कल बताया था इसको समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है। अच्छे से लिख के बताया था, जो इसे बता रहे हैं यहाँ पे देखना है। देखिए ये स्ट्रक्चर फार्मूला है, यानी संरचनात्मक सूत्र है, संरचनात्मक सूत्र CH3, इसी का नामकरण करना है। एक तो समान नाम करना है, एक तो IUPAC नामकरण करना है। तो समान नामकरण में क्या होगा, देखिए समान नाम में हमने बताया है डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, जैसे दिया है वैसे लिखना है। तो ये क्या है, मेथिल है, ये क्या है, क्लोराइड। इसको मेथिल क्लोराइड, यानी इसमें क्या होता है, इसमें होता है जो हमारा हाइड्रो, देखिए क्या होता है, हाइलाइड होता है ना, ED लगता है। यानी देखिए क्लोराइड होगा तो क्लोराइड, ब्रोमाइड होगा तो ब्रोमाइड, आयोडाइड होगा तो आयोडाइड, यानी यहाँ पे क्या है हमारा मेथिल क्लोराइड है तो मेथिल क्लोराइड डायरेक्ट हो जाएगा। और नामकरण में यन तब यूज करते हैं जब 3 होता है, यानी प्रोप जब आता है तभी यन का यूज करते हैं। बाकी हम एत मेथ के लिए नहीं करते हैं, प्रोप के लिए यन का यूज करते हैं, जब थोड़ा लंबी श्रृंखला होती है तब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम तभी मतलब यन का यूज नहीं किए हैं, समझ में आया। और IUPAC नामकरण में सबसे पहले क्रियात्मक समूह का नाम दिया जाता है, यानी ये क्या है, क्रियात्मक समूह क्लोरीन है, क्लोरीन के लिए क्लोरो लिखा जाता है, क्लोरो, और मेथिल नहीं लिखा जाएगा, यहाँ मेथेन हो जाएगा, ठीक है, ये बात ध्यान देना है। मेथेन क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मेथ होता है कितने कार्बन, एक कार्बन के लिए मेथ होता है, और डबल मतलब सिंगल बॉन्ड है तो एन होता है, तो इसीलिए यहाँ पे मेथेन होता है। IUPAC नामकरण में उसके लिए मेथिल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं, इतना ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया मेथिल क्लोराइड और क्लोरोमेथेन हो गया, और यहाँ पे क्या होगा, मतलब यहाँ पे 1 2 दो के लिए क्या होगा, एथिल होगा, हमने बोला ना मेथ एथ होगा, तो यहाँ पे एथिल और ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, एथिल ब्रोमाइड, डायरेक्ट ऐसे सीधे नाम करना है इसमें समान नाम में, ठीक है। लेकिन 3 चीज उसमें ध्यान देना, आइसो नियो नॉर्मल, ठीक है, इसको ध्यान देना है। तो यहाँ पे क्या होगा, IUPAC नामकरण में क्या होगा, ब्रोमो एथेन, इसमें एथेन हो गया, देखिए ब्रोमो ये हुआ, ब्रोमीन के लिए क्या होगा, ब्रोमो, और मेथ एथ के लिए एथेन, ब्रोमो एथेन, जैसे कि बताया था फार्मूला वही अप्लाई करना है, ठीक है। नोट्स अभी हम सब कुछ इतना भेज देंगे जितना हम बना रहे हैं आज, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है, अब देखिए एथ मेथ प्रोप, तो यन प्रोपिल क्लोराइड, यन प्रोपिल डायरेक्ट अब यन आ जाएगा क्योंकि प्रोपिल आ गया, तो यन प्रोपिल क्लोराइड क्या होगा, यन प्रोपिल क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या होगा,
ये हो गया हमारा समान नाम। अब IUPAC नामकरण, अगर कल वाला वीडियो आप देखे होंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम पढ़ते जा रहे हैं, वो भी समझते आ रहा होगा आपको, ठीक है। कल वाला वीडियो देख लीजिए आसानी से, ध्यान से, ठीक है। अब IUPAC नामकरण में क्या हम फार्मूला वही अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले प्रतिस्थापी क्या दिख रहा है, प्रतिस्थापी हमें क्लोरीन दिख रहा है। क्लोरीन के लिए किस पे दिख रहा है, सबसे पहले हम लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो लंबी श्रृंखला यही है भाई साहब, लंबी श्रृंखला कार्बन का लंबी श्रृंखला यही है। कार्बन का लंबी श्रृंखला चयन करने के बाद जहां क्लोरीन है वहां से हम नंबरिंग करना शुरू करते हैं। यहाँ देखिए क्लोरीन या मतलब प्रतिस्थापी जुड़ा है, तो प्रतिस्थापी यहीं जुड़ा है, तो 1 2 3 यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 क्लोरोप्रोपेन हो जाएगा IUPAC नामकरण में, और इसका N प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा। 1 2 3, 3 के लिए क्या होता है प्रोप, तो प्रोपिल क्लोराइड हो जाएगा, N हो जाएगा। नॉर्मल है क्योंकि सीधी श्रृंखला के लिए N का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये भी सीधी श्रृंखला है तो N का प्रयोग कर देंगे बिना कुछ सोचे। अगर 3 से मतलब 4 से मतलब 2 से ज़्यादा है, 3 है तो हम सीधी श्रृंखला का प्रयोग कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, N का प्रयोग हम कर देंगे, ठीक है। तो N का प्रयोग यानी नॉर्मल और ब्यूटिल, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो इसके लिए ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा। ब्लोरीन जुड़ा है तो ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे IUPAC नामकरण में सबसे पहले प्रतिस्थापी देखा जाता है। तो प्रतिस्थापी कुछ है, हाँ ब्रोमाइड है, ब्रोमाइड है। तो ब्रोमाइड नहीं, इसको ब्रोमो बोलते हैं। ब्रोमाइड को क्या बोलते हैं, ब्रोमो, IUPAC नामकरण में हमने बताया है। तो किस पे जुड़ा है, लंबी श्रृंखला का चयन को लेंगे, कार्बन का 1 2 3 4, तो लंबी श्रृंखला का चयन वहां से किया। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहां से किया जाता है जहां ब्रोमाइड जुड़ा होता है या फिर जो भी हाइड्रोजन समूह जुड़ा होता है, प्रतिस्थापी जुड़ा होता है। ये प्रतिस्थापी है 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो, एक पे जुड़ा है ना ब्लोरीन, 1 ब्रोमो फिर ब्यूटेन हो जाएगा। क्या, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या लगे ब्यूट होता है और हो जाएगा ब्यूटेन। इतना समझ में आया, आई होप ये तो क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें थोड़ा दिक्कत आएगा कि समान नामकरण भाई किससे करें। ये तो ना तो वैसे दिख रहा है ना ही मेथिल समूह जुड़ा है, तो नियोपियो क्या लगाएं, कुछ नहीं लगाना है इसमें, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के क्या 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप होता है। तो यहाँ पे प्रोपिल तो लगाना ही पड़ेगा, प्रोपिल क्लोराइड। यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है लेकिन किस पे जुड़ा है यहाँ पे देखना है। तो जहाँ ये जुड़ा है वो कितने डिग्री है भाई साहब, जिस कार्बन से जुड़ा है वो हमारा 1 2 कार्बन से जुड़ा है तो वो 2 डिग्री होंगी, यानी द्वितीयक किसको बोल सकते हैं। यहाँ पे हमने सेक लिखा है, सेक प्रोपिल क्लोराइड, सेक प्रोपिल क्लोराइड। लेकिन इसका माजरा जो है थोड़ा पलट जाता है। सबसे पहले हम कार्बन श्रृंखला की चुनाव करेंगे। तो कार्बन श्रृंखला हमारा यही दिख रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन, लंबी श्रृंखला यही दिख रहा है ना। तो लंबी श्रृंखला यही दिख रहा है। फिर नंबरिंग हम वहां से करते हैं जहाँ पे प्रतिस्थापी नजदीक पड़ता है। तो प्रतिस्थापी कहाँ से, चाहे हम इधर से नंबरिंग करें चाहे इधर से, 2 नंबर पे ही आएगा प्रतिस्थापी। तो यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3, 3 के लिए क्या लगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। जादुई सूत्र बताया है, उसको दिमाग में रखना है, बार बार नहीं देखना है उसको, ठीक है। हाँ अब देखिए, क्योंकि पेपर में आएगा तो जादुई सूत्र लिख के तो आएगा नहीं, उसको दिमाग में रखना है, प्रयास करना है प्रॉपर, ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो मिस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए ये भी ब्रोमीन जुड़ा है। क्या जुड़ा है, ब्रोमीन जुड़ा है। तो यहाँ भी मतलब आइसोनियोपियो कुछ भी नहीं लगेगा ना, आइसोनियो नॉर्मल कुछ भी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि भाई हमारा कोई समूह इसमें ना तो लंबी श्रृंखला दिख रहा है, लंबी श्रृंखला दिख नहीं रहा, लंबी श्रृंखला दिख रहा है, इसमें ये जुड़ा है, इसीलिए इसको क्या सेक ब्यूटिल ब्रोमाइड यानी सेक यानी सेकेंड नंबर पे हमारा। कहने का मतलब सेक क्यों लगाया जाता है, सेक यानी द्वितीयक है, द्वितीयक। ये जो हमारा जुड़ा है ये ब्रोमीन, ये कैसा है, द्वितीयक है, इसको दर्शाने के लिए, यानी ये द्वितीयक है, यानी सेक, सेक यानी सेकंड यानी द्वितीयक। तो यानी ये सेकंड है, कहने का मतलब जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने कार्बन से कनेक्ट है, 1 2। जब 2 कार्बन से कनेक्ट होता है तो उसको सेक बोलते हैं, सेक ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। और सेम इसमें देखिए IUPAC नामकरण में सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला देखना है, लंबी श्रृंखला यही है, लंबी श्रृंखला में फिर उसके बाद नंबरिंग करना है। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से ब्रोमाइड हमारा कम आएगा। तो यहाँ से देखिए ब्रोमाइड यहाँ जुड़ा है तो यहाँ से हमें 1 2 नंबर पे आएगा। अगर यहाँ से करेंगे 1 2 3 पे आएगा, इसीलिए हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो यहाँ से हम करेंगे तो ये कितने नंबर पे 2 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या ब्यूट होता है, ब्यूटेन हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन हो जाएगा। ये सूत्र पे अप्लाई किया गया है, ठीक है। सूत्र देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इतना तो प्रयोग हो गया, N तक प्रयोग कर लिए और 2 डिग्री प्रयोग कर लिए। अगर 3 रहेगा तो 3 भी आप जान जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए
यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से दिया है। तो इस प्रकार से नॉर्मल में सबसे पहले देखिए यहाँ पे मेथिल समूह लगा है ना, अंत में देखिए यहाँ पे ब्रोमाइड जहाँ जुड़ा है, इसके आखिरी वाले में देखिए यहाँ पे क्या जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है। तो मेथिल के लिए क्या लगता है, आइसो ब्यूटिल, 1 2 3 4, 4 लगा है तो 4 के लिए ब्यूटिल, ये भी जोड़ा जाता है इसमें, ठीक है। IUPAC में ये नहीं जोड़ा जाता, लेकिन इसमें ये जोड़ा जाता है, ब्यूटिल ब्रोमाइड हो जाएगा, ठीक है। सेम उसी प्रकार IUPAC नामकरण में ये हमारा क्या है, सबसे पहले क्लोरो ब्रोमो प्रोमो से ये सब दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ब्रोमो दिख रहा है। तो 1 कितने दिख रहा है, 1 पे, क्योंकि काउंटिंग हम अगर ऐसे करेंगे यही हमारी लंबी श्रृंखला होगी। यहाँ पे 2 प्रतिस्थापी दिख रहे हैं, हमने लिखवाया है कि प्रतिस्थापी ये भी है, ये भी प्रतिस्थापी है, ये भी प्रतिस्थापी है। बात आती है कि प्रतिस्थापी नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो जिसकी अंक ये बी से पड़ता है, एम से, ये मेथिल है, ये ब्रोमाइड है, तो बी से ये पड़ रहा है एम से, तो बी से जहाँ है यहीं से नंबरिंग कर देंगे, 1 2 3 1 2 3। तो एक पे क्या आ रहा है, ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा, 1 2 3, यही सिर्फ काउंटिंग होगा इसमें, ध्यान देना, ये नहीं काउंटिंग होगा इसमें, इसीलिए प्रोप लगाया गया है, यहाँ ब्यूट नहीं लगाया गया है, प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है। लंबी श्रृंखला जो होगा उसी का काउंटिंग होगा, नॉर्मल नहीं है, ये IUPAC नामकरण है, यही तो डिफरेंस है, इतना तो जानना पड़ेगा। अब देखिए डायरेक्ट यहाँ पे हमारा क्या है, इसको अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा, ये जो जुड़ा है डायरेक्ट BR जहाँ से जुड़ा है, ये हमारा क्या है, 1 2 3 4, 4 से जुड़ा है, और 4 से तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, क्या है, तृतीयक ब्यूटिल, यानी 2 डिग्री जिससे ये जुड़ा है, ध्यान से देखना है, ये थोड़ा सा यहाँ दिक्कत कर दिए हैं क्या, जो ये ब्रोमीन जुड़ा है आपका, हाँ ये देखना है, जो ये ब्रोमीन जुड़ा है आपका, ब्रोमीन जिससे जुड़ा है वो डायरेक्ट अंत में तो है नहीं भाई, पहले आ गया है, तो यानी जब पहले आ गया है तो इसको देखेंगे, जिससे ये ब्रोमीन जुड़ा है, जिससे ये ब्रोमाइड जुड़ा है, वो कितनी डिग्री है, एक, देखिए ये कितनी डिग्री है, 3 डिग्री है, 1 2 3, 3 डिग्री है। ब्रोमाइड जिससे जुड़ा है डायरेक्ट जुड़ा है, इसमें कोई 1 2 मतलब नहीं आया, अगर 2 अंक पे जुड़ा होता, एक छोड़ के तब जुड़ा होता, तब तो इसको नियो बोल देते, लेकिन नियो नहीं बोलेंगे। क्यों नियो नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई मेथिल तो जुड़ा है, मेथिल जुड़ा है, ये बात सही है, लेकिन डायरेक्ट इससे नहीं जुड़ा होना चाहिए, इसके एक छोड़ के एक बाद जुड़ा होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, एक छोड़ के एक बाद जुड़ा था, तब इसको हमने क्या, आइसो नाम दिया। उसी प्रकार एक छोड़ के जब एक जुड़ा होगा तभी नियो का नाम देंगे, नहीं तो नियो का नाम नहीं देंगे, तृतीयक बोल देंगे, क्योंकि ये जिससे कनेक्ट है ये कार्बन, ये 3 डिग्री, 1 2 3, तृतीयक ब्रोमाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड, 1 2 3 4, 4 है, 4 के लिए ब्यूट लगता है तो ब्यूटिल ब्रोमाइड। सेम इसी प्रकार IUPAC नामकरण में देखेंगे, अगर IUPAC में नामकरण में देखेंगे तो हम नंबरिंग सबसे पहले करेंगे, किसका नंबरिंग करेंगे, जो मतलब सबसे पहले नंबरिंग नहीं, श्रृंखला देखा जाता है, तो श्रृंखला यहाँ पे कार्बन श्रृंखला 2 मिल रहा है, लेकिन इस प्रकार से देखेंगे तो कार्बन श्रृंखला 3 मिल रहा है, 1 2 3, 3 मिल रहा है, तो 3 नंबरिंग वहां से चाहे जहां से करें, 1 2 3, तब भी 2 पे हमारा ब्रोमो आएगा, 2 ब्रोमो, फिर उसके बाद 2 मेथिल, देखिए 2 ब्रोमो 2 मेथिल, 2 ब्रोमो 2 मेथिल, कहने का मतलब 2 यहाँ पे क्या है हमारा, देखिए 2 नंबर पे ब्रोमो है, फिर उसके बाद 2 मेथिल, 1 मेथिल 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन, 1 2 1 2 3, 3 के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है, तो प्रोपेन हो गया, ये हम बढ़िया से कल बताए थे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ देखिए एन पेंटिल क्लोराइड, एन पेंटिल क्लोराइड इसको बोलते हैं, इसको आप आराम से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और पेंटिल को एमिल भी बोलते हैं, इसको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ये हमारा नियो लग जाएगा, क्यों नियो, एक छोड़ के एक पे कनेक्ट है, ये देखिए यहाँ पे जिससे कनेक्ट है उसको एक छोड़ दिया गया है, तब उसके बाद कनेक्ट है, तो इसको बोलेंगे नियो, और कितना है, 1 2 3 4, 4 1 5, 5 है, तो 5 के लिए पेंटिल लगता है, या एमिल इसको बोलते हैं, नियो पेंटिल क्लोराइड या फिर नियो एमिल क्लोराइड। अब इसको यहाँ पे या 1 क्लोरो, देखिए ये काउंटिंग कैसे करेंगे, इस प्रकार से पहले श्रृंखला देखेंगे, 1 2 3 दिख रहा है, 1 2 3 दिख रहा है, तो हम यही ले लेंगे ना, सीधी श्रृंखला, तो सीधी श्रृंखला में 1 2 3 दिख रहा है, 3 के लिए क्या लगता है, प्रोप लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 क्लोरो, 1 2, यहाँ नंबरिंग कहाँ से, 1 2 3, 3 यहाँ से करेंगे, तो 1 क्लोरो 2, 2 क्या है, मेथिल है, ये भी प्रतिस्थापी है, 2 2 मेथिल, 2 2 मेथिल, और जो हो जाएगा मेथिल, फिर उसके बाद क्या होगा, एथ मेथ प्रोप, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, प्रोपेन लिख देंगे, ठीक है, 2 2 मेथिल प्रोपेन, ये हमारा हो गया भाई समान नाम और IUPAC नामकरण। आई होप ये इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसको हमें बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, समझना है। 30 मिनट तो रिवाइज करने में लग गया, लेकिन हाँ ये आपका बहुत अच्छे से मजबूत हो गया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। आप डेली वीडियो देखिए प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, तभी आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन अभी कराएंगे, सब कुछ कराना है भाई साहब, लेकिन जब तुम सही से वीडियो देखोगे और अच्छे से समझोगे तभी हो पाएगा ये निश्चित, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम
हेलो एल्केन का निर्माण, क्या देखते हैं, निर्माण अब जानते हैं कि निर्माण किस प्रकार से होता है। निर्माण या फिर विरचन इसको बोलते हैं, विरचन, ठीक है, विरचन। अब ध्यान से देखिए, चाहे निर्माण कहिए चाहे विरचन, सबसे पहले हमने क्या कहा, एल्कोहल से किया जाता है। किससे, ध्यान से समझना है, एल्कोहल, एल्कोहल से किया जाता है, लेकिन किस चीज से किया जाता है, प्लस हाइलोजन अम्लों द्वारा, हाइलोजन अम्ल से, हाइलोजन अम्ल से किया जाता है। अब देखिए एल्कोहल क्या होता है, हमने बताया था CH3 और OH, इसको बोलते हैं एल्कोहल। हाइलोजन अम्ल क्या हो सकते हैं, हाइलोजन, ठीक है, हाइलोजन मतलब I, फिर क्या होता है Br, फिर क्या होता है Cl, फिर F, लेकिन इतना लिखना है सिर्फ, क्योंकि F से नहीं होता है। क्यों, ये हाइलोजन हो गया, अम्ल क्या है H, जिसपे प्लस आयन होता है उसको H। और अब क्रिया किससे कराएंगे, CH3OH, हाइलोजन, CH3OH एल्कोहल से कराएंगे, ठीक है, प्लस प्लस क्या होगा यहाँ से, जब इसकी अपक्रिया होगी तो देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा H, ये क्या होगा H2O, H2O हमारा क्या होगा, जल निकल जाएगा, H2O जल निकल गया सभी स्थिति में, और बचा क्या हमारा CH3 और I, CH3 Br, CH3 और Cl यानी क्लोरीन, ठीक है। इतना देखिए निर्माण हो गया कि नहीं, ये हमारा निर्माण हुआ कि नहीं, हेलो एल्केन, इसी को तो बोला जाता है निर्माण हो गया। बिल्कुल आसान तरीके से सब में जल निकल गया, डायरेक्ट जल निकल गया, ये देखिए जल निकल गया, और निर्माण हमारा किसका, हेलो एल्केन का। अब यहाँ से देखिए भाई, उत्प्रेरक की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ेगी, ठीक है, इसमें आपकी उत्प्रेरक कोई नहीं रहेगा, क्योंकि भाई देखिए ये हमारा H होता है, ये हमारा क्या होता है, I होता है, HI, ये जल्दी मित्रता तोड़ देगा। कहने का मतलब ये हमारा H है, ये I है, इसका आकार जो है वो बड़ा होता है, इसका आकार छोटा होता है, तो जल्दी अब क्रिया कर लेता है, उत्प्रेरक की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो हमारा H होता है और यहाँ से Br का थोड़ा छोटा होता है और H का इतना छोटा, तो ये भी रिएक्शन करता है जल्दी, लेकिन उसमें कुछ उत्प्रेरक लगेगा। उत्प्रेरक क्या लग सकता है भाई हमारा, देखिए इसमें भी उत्प्रेरक लगेगा, इसमें भी उत्प्रेरक लगेगा, शायद इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे, इसमें नहीं लगेगा, लेकिन इसमें भी उत्प्रेरक लगता है। उत्प्रेरक क्या होता है, सांद्र H2SO4, इसमें सांद्र H2SO4 लगता है, सांद्र H2SO4 लगता है, तब ये रिएक्शन जाके करता है और हेलो एल्केन का निर्माण होता है। एक चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं, रुक जाइए हम पेपर खोज ले। देखिए यहाँ पे क्या हम दिखाना चाहते थे भाई, इसमें देख लीजिए, ये देखिए ये पेपर आपको दिख रहा है, देखिए इस पेपर में ये अर्धवार्षिक का पेपर है, ठीक है, किसका पेपर है, अर्धवार्षिक का पेपर है। तो यहाँ पे देखिए एक पूछा गया था कि एथिल एल्कोहल, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एथिल एल्कोहल की सांद्र, ठीक है, किससे, सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जल का अभिक्रिया, निर्जल अभिक्रिया समीकरण लिखो। समीकरण यानी यही समीकरण निकला है, इसकी क्रिया विधि लिखनी है, ठीक है, और इसकी क्रिया विधि लिखनी है। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें हमें क्या, एथिल एल्कोहल, कहने का मतलब ये तो मेथिल एल्कोहल है, लेकिन इसको एथिल एल्कोहल आसानी से बनाया जा सकता है। जैसे देखिए CH3, ठीक है, लिख सकते हैं CH3 CH2OH, ये भी तो आपका एल्कोहल है, बस ये मेथिल एल्कोहल है, ये एथिल एल्कोहल है। प्लस किससे कराएंगे, HBr से, HBr से कराए, फिर उसके बाद उपस्थिति कौन सा होगा, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में कराए, और डायरेक्ट हमारा क्या निकला भाई, यहाँ से ये जल लेके निकल गया, H2O निकला, प्लस में बचा क्या, CH3 और CH2 और Cl ना, और सॉरी Br ना, Br बचा। यही हमारा देखिए समीकरण लिख दिया कि नहीं, ये समीकरण लिखना है, यही इसमें पूछा था। एथिल एल्कोहल सांद्र सल्फ्यूरिक द्वारा मतलब इसकी उपस्थिति में जब करता है तो इसकी समीकरण लिखिए तथा इसकी क्रिया विधि समझाइए। तो इसकी क्रिया विधि हम बाद में भी बताएंगे, क्योंकि ये आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर में भी है ये वाला, ठीक है। तो इसमें हमने डायरेक्ट देखिए एल्कोहल में जब कराते हैं तो यहाँ पे ये भी लिखा जा सकता है, सामान्य सूत्र तो आप लिख दिए, तो यहाँ से आपका 2 नंबर तो फिक्स हो गया, बचा 2 नंबर क्रिया विधि पे मिलता है। तो क्रिया विधि अगले वाले चैप्टर में है, एल्कोहल जहाँ पे है, एल्कोहल फिनाल ईथर, वहां पे आपको क्रिया विधि देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलेगा। हम जितना भी क्वेश्चन मिलेगा हम दिखाएंगे, और क्वेश्चन आखिरी में कराएंगे, चाहे 2 घंटे की वीडियो हो, 4 घंटे की वीडियो हो।
बाद में जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2 से 3 दिन लगेगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, ठीक है। तो हमने इतनी प्रकार से किया। और यहाँ पे जो आपका उत्प्रेरक होता है वो होता है, उत्प्रेरक जो यहाँ पे होता है वहाँ पे ZnCl2, ZnCl2, और कैसा, निर्जल, निर्जल ZnCl2 होता है, ये भी निर्जल होता है, ठीक है, ये भी निर्जल होता है, निर्जल सांद्र H2SO4, और इसमें निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में जब कराते हैं तो हमें क्या, हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है। इसे क्या बोलते हैं, ग्रो प्रक्रम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रो प्रक्रम भी बोलते हैं, ठीक है, ग्रो प्रक्रम भी बोलते हैं। अब देखिए हम कॉपी में क्या लिखे हैं, इसको देख लीजिए, समझा दे रहे हैं आपको, ध्यान से देखना है सब कुछ, बिल्कुल कॉन्सुटेंट करके यहाँ पे देखना है, जितना चीज़ खत्म करना है, ठीक है। 10-15 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार इसको बता चुके हैं, इजी हो गया होगा आपके लिए। एल्कोहल द्वारा आप क्रिया कराते हैं किससे, जब एल्कोहल द्वारा कराएंगे भाई तो किसी ना किसी चीज़ से कराएंगे, तो एल्कोहल प्लस हाइड्रोजन अम्लों द्वारा। हाइड्रोजन अम्ल कितने हैं, HBr यानी हाइड्रोजन आयोडाइड, है ना, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में जब हम मतलब इससे कराते हैं तो इसमें कोई उपस्थिति नहीं लगता, इस दोनों में उपस्थिति लगे, H2SO4 की उपस्थिति होती है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त होता है, CH3Br प्राप्त होता है। यहाँ पे हमारा हेलो एल्केन का प्राप्ति होती है। और इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे जब हम करते हैं ZnCl2 तो निर्जल ZnCl2 से करते हैं तो यहाँ पे HCl मतलब जल निकल जाता है, डायरेक्ट हमारा HCl मतलब CHCl प्राप्त होता है, जल जो है बाहर निकलता है। और यहाँ पे हमारा क्या, इसको ग्रो प्रक्रम भी बोलते हैं। यहाँ पे हमने लिखा है, जब एल्कोहल की क्रिया निर्जल, यहाँ निर्जल इधर लाए हैं, निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में, ये उपस्थिति है निर्जल ZnCl2 की, हाइड्रोक्लोराइड, ये हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन तथा क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड से कराते हैं तो हमें मतलब हेलो एल्केन की प्राप्ति होती है। इस अभिक्रिया को ग्रो प्रक्रम कहते हैं, या ग्रो प्रक्रम अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, आई होप ये तो क्लियर हो गई है एल्कोहल से द्वारा, जो कि एकदम धुआं हो गया होगा, एक बार और बताए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे तो आगे जो है हमारा होगा एल्कोहल। देखिए एल्कोहल की अभिक्रिया जो है, ये तो पहली विधि थी, अब दूसरी में क्या होगा, एल्कोहल प्लस, सॉरी 2 बार कोको, एल्कोहल प्लस फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं। जब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से कराते हैं एल्कोहल की अपक्रिया, यानी CH3OH, ठीक है, CH3OH प्लस PCl3 से कराते हैं तो क्या होता है, तो इसकी एक हमें ट्रिक पता है, क्या होता है, CH3 और OH इस तरफ लिखते हैं, फिर यहाँ पे P जो है लिखते हैं, और इसको 3 यहाँ पे Cl और यहाँ से बॉन्ड हम काट देते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या प्राप्त होता है, देखिए यहाँ पे 3, तो यहाँ पे हम 3 लगाएंगे, क्योंकि 3 भाई यहाँ CH3 एक ही है और इसमें से एक ही जुड़ेगा, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो यहाँ 3 लगाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 Cl3 और Cl3, है ना, Cl3 और प्लस जो भी है यहाँ पे कितना है, O देखिए O3 हो गया, है ना, यानी HPO3, है ना, HPO3, O3 हो गया और H भी 3 हो गया ना, क्योंकि ये जब 3 यहाँ पे होगा लगाएंगे तो सब में ये इसमें गुणा हो जाएगा ना 3 से, तो यहाँ O3 H3 PO3, ये हमारा अभिक्रिया होता है कुछ क्या, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से जब कराते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम समझते हैं किस प्रकार से किया गया है। देखिए एल्कोहल प्लस फास्फोरस पेंटा नहीं ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से होता है, तो हमारा डायरेक्ट यहाँ पे क्या CH3OH प्लस, सॉरी अब हम कल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द है, अब कल हम वीडियो बनाएंगे, उसके बाद ये सब जितना भी है कल हम ख़त्म करेंगे। यहाँ पे देखिए ये जब ख़त्म हो जाएगा निर्माण हम कर देंगे, ठीक है, प्रत मार्कोनी, आज हम सोचे थे ये प्रत मार्कोनी सब ख़त्म कर देंगे, लेकिन क्या ही बताएं, तबीयत नहीं साथ दे रहा है, इसलिए कल वीडियो बनाएंगे। इसके बाद हम डायरेक्ट इसके बाद शुरू करेंगे एल्कोहल का भौतिक तथा रासायनिक गुण, ठीक है। तो चलिए हम कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। अच्छे से पढ़ना इतना, अभी हम ये सभी नोट्स जो है इसको हम टेलीग्राम पे सेंड कर दे रहे हैं, ठीक है, आप वहाँ से जाइए चेकआउट करके, तो हम डाउनलोड करके लिख लीजिए भाई साहब, लिख लीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। जय हिंद।